हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, डिज़ाइन दी स्लैब फॉर रूम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 3.2 मीटर इंटू 9.2 मीटर। द स्लैब इज रेस्टिंग ऑन 300 mm thick column and resting live load of 2.5 kN per meter square. Use M20 and Fe415। तो पहले तो उसके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। तो उसके लिए हमें एल बाई बी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है एल अपॉन बी, उसका रेशियो है वो। पहले तो लेंथ है हमारा स्लैब का 9.2 मीटर और उसका बीथ है 3.2। तो 9.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 2.875। तो पहले तो ये वैल्यू हमको मिल गया। तो इससे हमको कैसे पता चलेगा कि ये टू वे स्लैब है या फिर वन वे स्लैब है। तो उसके लिए IS 456 में एक रेशियो प्रोवाइड किया गया है, वो है एल बाई बी। अगर लेस देन टू हो, एल बाई बी का रेशियो है वो लेस देन टू हो, तो वो क्या होगा, टू वे स्लैब होगा। और एल बाई बी का रेशियो है वो ग्रेटर देन टू है, तो वो क्या होगा, वन वे स्लैब होगा। ओके। तो हमारा जो एल बाई बी का रेशियो है वो ग्रेटर देन टू आया है, तो हमको ये स्लैब है वो वन वे स्लैब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। तो उसके लिए फॉर्मूला है D इज इक्वल्स टू स्पान अपॉन 25 और D इज इक्वल्स टू स्पान अपॉन 30। ये दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो हमारा ये स्पान है या फिर विड्थ है वो कितना दिया है, 3.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले D इज इक्वल्स टू, इसको हम mm में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या होगा 3200, उसको क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाई 25 करेंगे। तो उसका आंसर जो है वो नियर अबाउट 128 mm होगा। तो उसका अप्रोक्सीमेट हम डेप्थ ले लेते हैं 150। ओके। तो आप 130 भी ले सकते हो, 135, 130 कुछ भी ले सकते हो। ओके। 140 भी ले सकते हो। तो हमने इधर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया है 150 mm, जो कास्ट करने के लिए इजी रहता है। तो हमको क्या मिल गया, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ मिल गया है। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि ओवरऑल डेप्थ फाइंड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल डेप्थ का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक स्लैब है। ओके। तो ये हमारा है ओवरऑल डेप्थ। तो इसमें क्या होगा कि इधर नीचे रेनफोर्समेंट होगा और ये हमारा हो गया इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो रेनफोर्समेंट है उसका भी कुछ डायमीटर होगा। ओके। और नीचे जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा टोटल स्लैब है और ये टोटल है वो हमको कैलकुलेट करना है। और हमने अभी क्या निकाला, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया। फिर ये है डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट और नीचे जो है वो उसके नीचे वो उसका कवर है। तो हमें ओवरऑल डेप्थ फाइंड करना है, ये कैपिटल डी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, इधर आप देख सकते हो कि ओवरऑल डेप्थ है वो कैसे बन रहा है कि ये तो एक पहले स्मॉल डी लिया हुआ है। तो ये पहले स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी जो है वो रेनफोर्समेंट जो दिया हुआ है उसके आधे से हो रहा है। और ये हमारा 5 है हमारा रेनफोर्समेंट का डायमीटर है। तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा कि रेनफोर्समेंट का डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके। फिर ये लास्ट में आप नीचे कवर देख सकते हो, तो उसके प्लस में हमको कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेप्थ है वो कितना है 150 प्लस। और अगर हम क्या करते हैं इधर जो रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर हम 10 कंसिडर करते हैं, तो डायमीटर 10। ओके। प्लस कवर, और हम कवर एज्यूम करते हैं 20 का। ओके। आप डायमीटर है वो कुछ भी ले सकते हो, जितना आपको डायमीटर सूट करता है। फिर कवर है वो आप 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके। तो हमारा ये जो आंसर होगा इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये नियर अबाउट क्या होगा 175 mm आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ओवरऑल डेप्थ हो गया। मतलब हमारा जो स्लैब है पूरा उसका टोटल डेप्थ हो गया।
फिर कैलकुलेशन आता है सेकेंड नंबर का, उसमें हमको क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमको इफ़ेक्टिव स्पान कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इफ़ेक्टिव स्पान कंसिडर कर कैलकुलेट करने के लिए आईएएस में एक प्रोविज़न है, आईएएस 456 में पेज नंबर 34 है उसका, आप इधर जाके इफ़ेक्टिव स्पान कैलकुलेट उसके फॉर्मूलाज देख सकते हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्लियर स्पान हमने निकाला है, हमारा क्लियर स्पान है वो हमको कितना दिया हुआ है, और 3.2 मीटर हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमारा जो क्लियर स्पान है वो 3.2 मीटर है, तो उसको हम में कंसिडर करेंगे तो वो क्या होगा 3200 ओके। फिर हमने इफ़ेक्टिव डेप्थ निकाला। ओके, तो हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ हमने कितना निकाला 150 इधर हमने इफ़ेक्टिव डेप्थ वो कैलकुलेट किया 150 फिर हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि क्लियर स्पान है और इफ़ेक्टिव डेप्थ है, तो हमें क्या करना, इधर कैलकुलेट करना है इफ़ेक्टिव स्पान कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि ये जो है 3.2 मीटर यानी 3200 और इफ़ेक्टिव डेप्थ है हमारा 150 तो उन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3200 प्लस 150 तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या होगा 3350 तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्टिव स्पान है। फिर सेकंड आईएएस में इसके लिए भी एक प्रोविज़न है कि उसका सेंटर टू सेंटर सपोर्ट है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो उसका स्पान होगा, स्पान प्लस उसका बियरिंग होगा, बियरिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस बियरिंग डिवाइडेड बाय 2। यह फॉर्मूला है वो हमको आईएएस में दिया हुआ है। ओके, तो हमारा स्पान जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 3.2 मीटर। तो इधर हम लिख देंगे पहले तो 3200 प्लस हमारा जो बियरिंग है वो हमारा थिकनेस गिवन होगा हमारे क्वेश्चन में, थिकनेस ऑफ कॉलम, तो ये वो हमको दिया हुआ है 300 तो ये हमारा बियरिंग आ गया 300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसका अगर हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा 3500 तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस में हमको आंसर मिला 3350 और सेकंड केस में हमको आंसर मिला 3500 ओके, तो इसमें से हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव स्पान निकालना है। हमको दो स्पान मिले 3350 और 3500, तो इसमें से हमको जो सबसे कम है वो हमको कैलकुलेट निकालना है, वो हमारा इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। तो इधर सबसे कम वाला है वो 3350 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इफेक्टिव स्पान। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 3350 इन दोनों वैल्यू में से जो भी कम वैल्यू है वो हमारा इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। तो हमने इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट कर लिया। फिर आता है थर्ड केस है वो लोड कैलकुलेशन आता है, जिसमें हमको हमारा स्लैब है उस पर कितना लोड आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में है लाइव लोड है, ये लाइव लोड दिया गया है, आप देख सकते हैं ये लाइव लोड ऑफ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड को इम्पोज लोड भी बोलते हैं। तो हमको क्वेश्चन में लाइव लोड है वो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा लोड कैलकुलेशन में कि हमारा स्लैब है उसके ऊपर डेड लोड जो आ रहा है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो डेड लोड ऑफ स्लैब इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे अभी कि हमारा जो बिथ है तो वो हम यूनिट बिथ ले लेंगे। तो उसके लिए क्या होगा 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू यूनिट बिथ ले रहे हैं इसलिए। ओके, फिर है डीएल ऑफ स्लैब के लिए जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ हमने कैलकुलेट किया है इधर 175 तो ये हमको उसका इंटू करना पड़ेगा
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट बीट से। मतलब इन शॉर्ट बोले तो हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है 175 mm। ओके, और अगर हम ये जो वैल्यू है वो मीटर में लें तो हम 1 मीटर और 175 mm है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा 0.175। अगर आप वैल्यू mm में ले रहे हो तो इधर क्या होगा 1000 होगा। ओके, फिर इसके इनटू में हमको क्या करने पर डेड लोड फाइंड करने के लिए पहले तो हमने ये एरिया निकाल लिया उसका, और हमारा जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होता है वो इनटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे। तो हमारा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है वो 25 है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो वो हमारा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हो गया। तो ये डेड लोड आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा नियर अबाउट 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा डेड लोड ऑफ स्लैब। फिर दूसरा आता है फ्लोर फिनिश। तो फ्लोर फिनिश हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो बीथ है वो हमने यूनिट बीथ ली है 1 मीटर। ओके, तो हम ये क्या करेंगे इधर 1 लिख देंगे। फिर हम फ्लोर फिनिश के लिए हमको क्वेश्चन में कुछ फ्लोर फिनिश का लोड दिया नहीं गया है, तो उसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि उसके ऊपर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक लोड लग रहा है, इतना हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 × 1 हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, फिर थर्ड आता है हमारा लाइव लोड। ओके, तो लाइव लोड हमको क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 2.5 ओके मीटर स्क्वायर में है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं यूनिट बीथ ले रहे हैं, तो यूनिट बीथ हम ले रहे हैं 1। ओके, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा 1 है वो किस में है मीटर में है, और 2.5 जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो ये 1 m और ये 1 m कट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा किस में होगा किलो न्यूटन पर मीटर में होगा। तो हमको ये 1, 2 और ये 3 इसका टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल आएगा नियर अबाउट आएगा 7.875 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा टोटल लोड आ जाएगा। ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा DL ऑफ स्लैब, डेड लोड ऑफ स्लैब, ये हमको क्या मिला 4.375। फिर हमको फ्लोर फिनिश मिला है वो मिला 1 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर हमको मिला लाइव लोड वो है हमारा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर हम तीनों का सम कर देंगे तो वो हमको क्या मिलेगा टोटल 7.875 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वैल्यू मिला वो हमें किस में मिला टोटल लोड और किलो न्यूटन पर मीटर में मिला। तो टोटल लोड हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट के लिए हमको जो ये वैल्यू मिला ये 7.875 उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर लोड पहले तो 7.875 लिखा, इसको फैक्टर में कैलकुलेट करने के लिए इसको 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7.875 इंटू 1.5, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में होगा फैक्टर्ड लोड होगा वो हमारा। तो उसका वैल्यू आता है 11.82 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वैल्यू मिला वो हमको क्या मिला फैक्टर्ड लोड। तो हमने लोड कैलकुलेट कर लिया। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक स्लैब ले लेते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड एक स्लैब है, उसके ऊपर ये UDL, इसके ऊपर एक UDL लग रहा है। वो कितना लग रहा है हमारा जो फैक्टर्ड लोड मिला हमको वही लगेगा 11.82 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और ये जो हमारा टोटल होगा वो हमारा इफेक्टिव स्पान है वो हमको कितना मिला था 3.35 मीटर।
हमने जो कैलकुलेट किया था इधर, ये रहा हमारा इफ़ेक्टिव स्पान। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब 3.35 मीटर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल स्लैब है। तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है mu इज इक्वल्स टू WL²/8। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो mu कैलकुलेट करने के लिए तो पहले तो हमको W पता है। W है हमारा 11.82 हमारा जो W है, और किलो न्यूटन में है तो 10⁻³ और हमारा L है वो कितना है हमारा 3.35 और डिवाइडेड बाय 8। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो नियर अबाउट 16.58 किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। तो ये हमको बेंडिंग मोमेंट मिल गया है। उसके बाद आता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्सर। ओके, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्सर कैलकुलेट करने के लिए SP16 उसमें हमको जाना पड़ेगा। SP16 के पेज नंबर 10 पे टेबल C है। डिज़ाइन ऑफ बीम वाला कुछ पोर्शन है। तो उसमें हमको एक फॉर्मूला दिया है फॉर Fe415। ये हमको एक फॉर्मूला दिया है। mu का वैल्यू होता है 0.138 FCK/BD²। तो ये हमारा Fe415 के लिए फॉर्मूला है mu कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको अभी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्सर निकालना है। तो ये इससे हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो हमको mu का वैल्यू पता है 16.58 है। तो वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 16.58 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में है इसलिए इज इक्वल्स टू 0.138। FCK हमें दिया गया है 20। हम यूनिट बीट्स ले रहे हैं तो इसके लिए हम इसको 1000 और D² हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो 16.58 इंटू 10⁻³ है वो मीटर में है और ये हमारा mm में होगा। ओके, तो ये हम जो कैलकुलेट करेंगे इससे हमको D क्या मिल जाए, एट लास्ट हमको D मिलेगा नियर अबाउट हमको मिलेगा 7.5 mm। ओके, तो ये हमको क्या मिला, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्सर। उसके पहले हमने इधर इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट किया था। इफेक्टिव डेप्थ वो हमें कितना मिला था, 150 mm मिला था। और अभी हमको जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्सर मिल रहा है वो हमारा 77.5 है। तो वो लेस देन 150 है। मतलब हमको जो पहले इफेक्टिव डेप्थ मिला था उसके वो लेस देन है, यानी ये ओके है। अगर हमें ये ग्रेटर देन मिल रहा है तो हमको इफेक्टिव डेप्थ हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है। पर अभी ये लेस देन आ रहा है तो इसलिए ये ओके है। फिर बारी आती है मेन स्टील तो हमको अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है मेन स्टील रेनफोर्समेंट की। हमारा स्लैब कास्टिंग करना है, उसमें कितना स्टील जा रहा है। तो उसके लिए हमें स्टील को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा PT का। हमको AST कैलकुलेट करना है तो उसके लिए PT हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो PT का फॉर्मूला है 50 FCK/FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 mu डिवाइडेड बाय FCK/BD²। तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, PT इज इक्वल्स टू 50, हमें FCK 20 दिया है, FE हमारा 415 दिया गया है, फिर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU हमें मिला है 16.58 इंटू 10⁻6 होगा इधर, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर मीटर है उसको mm में कंसिडर करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा हमारा 16.58 इंटू 10⁻6। हमें FCK दिया है 20, हम बिथ ले रहे हैं, यूनिट बिथ ले रहे हैं, तो इंटू 1000। और हमें D मिल गया है
इफेक्टिव डेप्थ 150, तो इधर आ जाएगा 150 इसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पीटी फाइंड करना पड़ेगा, और इससे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो पीटी का वैल्यू क्या होगा हमारा 0.215% आएगा। तो ये हमको पीटी मिल जाएगा। इस फॉर्मूला में हमको सारे के सारे वैल्यू हमने डाल दिए हैं, और एट लास्ट हमको पीटी क्या मिला है 0.215 mm, सॉरी 0.215%। तो इससे हम क्या करेंगे, AST कैलकुलेट करेंगे। तो AST का फॉर्मूला है AST इज इक्वल्स टू PT डिवाइडेड बाई 100 इंटू B इंटू डी। तो PT का वैल्यू मिला हमको 0.215 डिवाइडेड बाई 100, हम यूनिट बीथ ले रहे हैं इसलिए इधर 1000, और इफेक्टिव डेप्थ है हमारा 150। तो अगर हम इससे AST कैलकुलेट करते हैं तो AST हमको कितना मिलेगा 322.5 mm स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिलेगा, AST मिलेगा। हमको AST मिल गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो रेनफोर्समेंट बार है उसका डायमीटर एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं इधर, हम कंसीडर करते हैं 10 mm डायमीटर बार। तो ये बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो स्लैब कास्टिंग हो रहा है उसमें हम 10 mm डायमीटर के बार यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो स्मॉल AST कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये हमारा डायमीटर के बार है 10 mm के। तो उसके लिए हमको स्मॉल AST कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्मॉल AST हमारा आ जाएगा 78.53 mm स्क्वायर। तो ये हमको स्मॉल AST मिल गया है। तो उसके लिए पहले तो हमको स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी। तो स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है स्मॉल AST डिवाइडेड बाय कैपिटल AST इंटू 1000। ये 1000 है वो mm में है, इसलिए हमने, अगर मीटर में होता तो ये सारी वैल्यू हमको मीटर में कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये स्पेसिंग का फॉर्मूला आ गया। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10 mm के बार्स, तो AST हमको मिला है 322.5 mm स्क्वायर, और स्मॉल AST मिला है 78.53। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो एट लास्ट हमको स्पेसिंग मिलेगा 243.5 mm। तो ये हमको स्पेसिंग मिल गया 243.5 mm। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इतना पॉसिबल स्पेसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे नियर अबाउट 240 mm। तो ये हमारा स्पेसिंग हो गया। तो अगर हमको ये स्पेसिंग मिला है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको AST प्रोवाइडेड काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AST प्रोवाइडेड हमको निकालना पड़ेगा। तो AST प्रोवाइडेड निकालने के लिए हम ये जो वैल्यू है 240 मिली वो हम इसमें डाल देते हैं। तो AST प्रोवाइडेड के लिए हमको स्मॉल AST जो मिला वो, और हमको स्पेसिंग जो मिला, और इंटू 1000। तो हमको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो AST प्रोवाइडेड हमको मिलेगा नियर अबाउट 327 mm स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हमको पहले जो AST मिला था वो कितना था 322.5, और हमको AST प्रोवाइडेड मिला वो 327 है। हमारा जो AST है, ये वाला जो AST है वो हमेशा इससे AST प्रोवाइडेड से लेस देन ही होना चाहिए। अगर लेस देन नहीं आ रहा तो आप उसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इधर हमको क्या मिला, AST प्रोवाइडेड है वो 327 मिला। तो हम अब क्या लिखेंगे इधर, प्रोवाइड 10 mm के बार हमने यूज़ किए हैं, तो प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट कितनी स्पेसिंग पे 240 mm सेंटर टू सेंटर, और उसका AST आ गया है 327 mm स्क्वायर। आप इससे नंबर ऑफ बार्स भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि हमको AST मिल गया है। तो AST के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, AST इज इक्वल्स टू n इंटू π/4
डी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप ये हमको सारी जो वैल्यूज़ मिली है वो पुट करके नंबर ऑफ बार्स भी निकाल सकते हो। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा जो स्लैब है उसमें टोटल 2 प्रकार के बार्स यूज़ होते हैं, एक तो बेंट अप बार और स्ट्रेट बार्स। तो पहले तो हम लिखेंगे इधर इफ 50% ऑफ बार्स आर बेंट अप, तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला आता है IS 456 में, वो फॉर्मूला दिया हुआ है। तो AST कैलकुलेट करने के लिए पहले तो AST, उसके लिए क्या है, अवेलेबल एट AST अवेलेबल एट बॉटम नियर AST अवेलेबल एट बॉटम नियर सपोर्ट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जो स्पेसिंग मिला है, ये जो AST मिला है उसके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो AST डिवाइडेड बाय 2 करेंगे मतलब क्या होगा, 327 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसका जो AST हमको मिलेगा वो 163.5 mm² आएगा। हमने ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो स्लैब है उसमें 50% बार्स है वो बेंट अप है, ये हमने अभी एज्यूम किया है। तो उसके लिए पहले तो हमने AST निकाला, और अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, AST मिनिमम। तो उसके लिए IS 456 और पेज नंबर 48 पे आप जाके देख सकते हो कि उसमें AST मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला दिया है। तो उसमें बताया गया कि AST मिनिमम जो है वो क्या होता है कि 0.12% ऑफ B इंटू डी, ये जो हमारा यूनिट बीथ है और इफेक्टिव डेप्थ है उसका 12.12% होता है। तो उसके लिए क्या होगा, AST मिनिमम हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये 2.12% डिवाइडेड बाई 100 इंटू, हम यूनिट बीथ ले रहे हैं इसलिए 1000, और हमारा इफेक्टिव डेप्थ है आगे जो हमको मिला वो क्या है हमारा 175 mm। तो हमको आंसर मिलेगा 210 mm²। तो ये हमारा क्या हो गया, AST मिनिमम हो गया। और हमने पहले जो AST फाइंड किया था 327 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 50% हमारा बेंट अप बार एज्यूम किया था, वो हमको मिला था 163.5। तो AST मिनिमम हमको मिला है 210। तो ये 210 है वो 163 से बड़ा है। ये जो वैल्यू है वो क्या आया हमारा, ग्रेटर देन आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बार्स कांट बी बेंट अप बार्स, इसका मतलब है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको स्लैब में बेंट अप बार्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू लेस देन आ रहा हो तो आपको बेंट अप बार के लिए भी AST मिनिमम और स्पेसिंग हमने ये आगे जैसे कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया वैसे ही आपको बेंट अप बार के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमने बेंट अप बार के लिए फाइंड कर लिया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो उसके लिए भी ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो AST पहले तो AST 0.12% B इंटू डी। तो ये वाला जो वैल्यू हमको मिला है वो क्या हमको मिला था 210, तो वही पहले तो वैल्यू आ जाएगा 210 mm²। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले तो AST हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हम कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, कंसीडर 6 mm डायामीटर बार। ये किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हमने 6 mm डायामीटर के बार एज्यूम किए हैं। तो इसका तो पहले हमको स्मॉल AST काउंट करना पड़ेगा। तो स्मॉल AST हम इस फॉर्मूला से काउंट कर सकते हैं, π/4 इंटू 6²। तो ये जो उसका वैल्यू मिलेगा वो हमको किस में आएगा, mm² में आ जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर काउंट करना पड़ेगा स्पेसिंग। ये हमको स्मॉल AST मिल जाएगा इधर mm² में, और स्पेसिंग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है स्मॉल AST डिवाइडेड बाय कैपिटल AST इंटू 1000। ओके, तो अगर ये सारी वैल्यूज़, ये AST है, कैपिटल AST हमको मिल चुका है 210, तो अगर ये सारी वैल्यूज़ हम स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो उसमें
पुट कर देते हैं तो एट लास्ट हमको एस टी क्या मिलेगा, तो नियर अबाउट 130 मिल जाएगा। ओके, हमारा आंसर आता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 134.63, बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू हम नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एज्यूम 130 स्पेसिंग। तो इधर हमने क्या किया कि 130 की हमने एज्यूम किया, क्योंकि हमारा एक्चुअल आंसर है वो 134.63 आ रहा है, और हमने इधर क्या उसको कंसिडर किया है 130। तो ये हमने कंसिडर किया है, तो उसके लिए हमको AST प्रोवाइडेड निकालना पड़ेगा। तो AST प्रोवाइडेड, और यही फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू स्मॉल AST डिवाइडेड बाय स्पेसिंग इंटू 1000। तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर देते हो तो आंसर आता है टोटल, कैलकुलेट करेंगे तो 217 mm स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा AST प्रोवाइडेड है वो क्या कितना मिला है हमको, 217 mm स्क्वायर। तो ये हमको AST प्रोवाइडेड मिल गया, तो हमको आंसर आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, तो वो होगा प्रोवाइड 6 mm डाया बार एट। 6 mm क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, 6 mm डायमीटर के बार कंसिडर किए हैं, और हमारा जो AST है वो हमको कितना मिल रहा है, 217 mm स्क्वायर मिल रहा है। और इन दोनों में से हमको जो वैल्यू कम है, जो लेस वैल्यू है, वो हमको कंसिडर करनी है। तो ये हमारी 130 है और ये 217 है, तो जो जो ये लेस वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे 130। तो प्रोवाइड 6 mm डायमीटर बार एट 130 mm सेंटर टू सेंटर, और उसका AST हो जाएगा 217 mm स्क्वायर। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है चेक फॉर क्रैकिंग। तो क्रैकिंग हमको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पेज 46 में IS 456 पॉइंट नंबर B है, तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया है फॉर मेन स्टील। उसके लिए फॉर्मूला है 3 × D। तो ये 3 × D क्या है हमारा, 3 × 150, तो वो हो जाएगा 450 mm। हमको ये इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। फिर आता है सेकंड, उसमें हमको बताया गया कि हमारा जो चेक फॉर क्रैकिंग है वो मिनिमम 300 mm होना चाहिए। तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारा 450 आ रहा है, और मिनिमम है वो हमारा 300 है। ओके, तो इधर हम लिखेंगे वी प्रोवाइड 240 mm। क्यों प्रोवाइड करते हैं 240, बिकॉज ये लेस देन 300 mm आ रहा है। तो ये जो है वो हमारा चेक फॉर 240 हमको वैल्यू आगे मिल चुका है। ओके, तो वो हमने वैल्यू इधर लिखा है 240 लेस देन 300 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू सही है हमारी, तो ये ओके है। अगर हमको ये जो 240 mm स्पेसिंग पहले मिला था वो इससे ग्रेटर देन है, तो हमको स्पेसिंग फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो उसके लिए हमको IS 456 पेज नंबर 46 में फॉर्मूला दिया गया है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 5 × D डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, तो 5 × 150, तो आंसर आ जाएगा 750 mm, और मिनिमम वैल्यू है वो हमको 450 mm दी गई है। और आगे हमने जो कैलकुलेट किया था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, वो हमारा आंसर था 130 mm स्पेसिंग, ये वाला। तो वो क्या हो गया, ये लेसर वैल्यू है उससे कम है, तो ये क्या हो गया, ओके। अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है तो आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, फिर हमको कंसिडर करना पड़ेगा चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, तो वो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि IS 456 में
सॉरी SP16 में क्लाउज दिया गया है, वो पेज नंबर 184 में है, उसका टेबल दिया गया है 65 नंबर टेबल में। SP16 पेज नंबर 84 टेबल 65 में ये फॉर्मूला दिया गया है कि टाउ बी डी का जो वैल्यू है वो, पहले तो उसके लिए हमको सिग्मा एस निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एस का वैल्यू होगा 0.87 एफ। ये जो वैल्यू है वो हमको IS 456 में दिया गया है। तो सिग्मा एस 0.87 FY वो हमको मिलेगा 361.05 न्यूटन पर mm²। FY हमको 415 दिया गया है। तो सिग्मा एस मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम, टाउ बी डी वो है 1.2, ओके, और 1.6 करना पड़ेगा। ये जो टाउ बी डी का वैल्यू है वो हमें पेज 43 IS 456 में मिल जाएगा। तो उसमें बताया गया कि हमारा जो टाउ बी डी का वैल्यू है FE415 के लिए वो 60% इंक्रीज होगा, ओके। तो इसलिए हमने इधर क्या किया, 1.2 इंटू 1.6 किया। तो इसका जो टाउ बी डी का वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा 1.92। तो ये हमको टाउ बी डी मिल गया। हमको कैलकुलेट करना है डेवलपमेंट लेंथ। तो उसके लिए फॉर्मूला है LD इज इक्वल्स टू डायमीटर सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। तो हम डायमीटर एज्यूम कर रहे थे 10 डायमीटर। हमको सिग्मा एस का वैल्यू मिला 361.05 और उसके डिवाइडेड बाय 4। टाउ बी डी का वैल्यू है हमारा 4.92। तो डेवलपमेंट लेंथ होगा हमारा 470 mm। तो ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू हो गया। अगर हमको ये पूरा कैलकुलेशन हमने किया वो ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो ये हमारा स्लैब हो गया, ओके, ये हमारा हो गया कॉलम हो गया हमारा, ओके। तो इसका हमको थिकनेस दिया है क्वेश्चन में वो 300 mm है, इसका भी 300 mm दिया गया है। फिर हमने क्लियर स्पान निकाला। क्लियर स्पान हमारा हमको मिला था 3200 mm। तो ये हमारा क्लियर स्पान हमने जो कैलकुलेट किया। फिर हम इधर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जिसका हमने कैलकुलेशन किया था। तो ये हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया और इफेक्टिव टोटल डेप्थ हमको मिला था 175 mm, ओके। तो मेन स्टील के लिए हमने जो कैलकुलेट किया वैल्यू, तो मेन स्टील के लिए हमको क्या मिला, हमको मेन स्टील के लिए 10 डायमीटर बार्स एट 240 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये हमको जो आंसर मिला था 10 डायमीटर एट 240 mm सेंटर टू सेंटर। बार आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने कैलकुलेट किया था कि 10 डायमीटर बार है वो कितने mm के है, 240। तो वो हमारा मेन स्टील का कैलकुलेशन होगा। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन बार आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए हमको क्या मिला, 6 डायमीटर एट 130 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये जो वैल्यू है वो हमने इधर कैलकुलेट किया था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए। उसके लिए हमने क्या एज्यूम किया था, 6 mm डायमीटर बार एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे हम डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू।